नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से द्रोणा इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले टॉपिक में हमने महात्मा गांधी से जुड़ी हुई सभी बातें जानी, चंपारण आंदोलन को पूरी तरीके से समझ लिया है। उम्मीद है आप लोगों ने टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़े होंगे और उनमें अच्छी से तैयारी चल रही होगी, रिवीजन चल रहा होगा। प्रैक्टिस सेट में जितने भी प्रश्न हैं उनको सॉल्व लगातार करते रहिए बच्चों। इसी क्रम में आज का जो टॉपिक है वो है थोड़ा सा गांधी जी से हट के। क्या है कि अब गांधी जी के अगले जो टॉपिक आने वाले हैं उनमें गांधी जी क्या सहयोग आंदोलन वगैरह में, खिलाफत आंदोलन में प्रवेश कर जाएंगे। तो उससे पहले उस समय जो और समकालिक घटनाएं चल रही हैं उन पर एक दृष्टिपात करना है। जैसे कि ऐसा ही एक टॉपिक है जिसका नाम है इंडियन होम रूल लीग। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों हमारा, यहाँ लिख देते हैं पहले। देखिए आज का हमारा टॉपिक बच्चों क्या रहेगा, इंडियन होम रूल लीग, है ना, इंडियन होम रूल लीग, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो प्यारे बच्चों 2 मिनट में पहले हम ये समझ लेते हैं कि होम रूल लीग एक्चुअल में था क्या। बच्चों आप सभी को पता है कि 1914 में विश्व युद्ध आरंभ हो गया था और उस विश्व युद्ध से जो परिस्थितियां पैदा हुई थी, कांग्रेस के जितने भी नरमपंथी नेता थे इन सभी नेताओं ने इस युद्ध में समर्थन दिया था अपना ब्रिटेन को, और उनको ऐसी उम्मीद थी कि ये हमको बाद में आज़ादी दे देगा अगर हम इसका सहयोग करेंगे। इतना ही नहीं, भारत के करीब करीब 10 लाख सैनिक लड़ने भी पहुँच गए थे ब्रिटेन की तरफ से। इतनी बड़ी संख्या में इधर से उधर पूरा सहयोग हुआ, लेकिन कुछ ही समय में ये समझ में आ गया था कि ब्रिटेन हमको कदापि आज़ाद नहीं करेगा। जब ऐसी परिस्थिति बनी तो उन परिस्थितियों में जो आंदोलन आया उसका नाम था इंडियन होम रूल लीग। ये इससे पहले दरअसल बच्चों आयरलैंड में चल चुका था। कई सारे उस समय डोमेनियन थे। ये बात समझ लीजिए, पिछले वीडियो में हमने डोमेनियन का अर्थ समझाया है कि डोमेनियन होता क्या है ना। तो यही बस डोमेनियन की मांग ही थी ये, है ना, जिसको कहते हैं स्वराज्य। जो 1895 में तिलक ने स्वराज्य मांगा था, बस उसी स्वराज्य की मांग को यहाँ लाए थे। किसके जरिए? जैसा आयरलैंड में था वैसा, है ना। तो हम कह सकते हैं इंडियन होम रूल लीग जो भारत में आया था वो इससे पहले कहाँ के जैसा था? आयरलैंड के जैसा। आयरलैंड की ही एक महिला थी जो कि भारत में उस समय सक्रिय थी, एनी बेसेंट, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के जरिए भारत में आई थी। उन्होंने और बाल गंगाधर तिलक ने इसको आरंभ किया था। देखते हैं कैसे ये कहानी आगे बढ़ी थी, है ना। एक एक लाइन, एक एक टॉपिक जो है धीमे धीमे आगे बढ़ाएंगे। देखो बच्चों, है ना, मैं दिखूँ ना दिखूँ आपको टॉपिक दिखता रहेगा। ये कहानी ऐसे स्टार्ट हुई बच्चों कि 1914 में तिलक जेल से छूटे। बच्चों एक एक लाइन को आप कायदे से समझते हुए चलना, है ना। तिलक जेल से छूटे। अब ये आपके लिए एक एक शब्द यहाँ पर परीक्षा उपयोगी है ना। और यहाँ पर ये बता देते हैं कि कितने साल से बेटा ये बंद थे। 6 साल से ये बंद थे जेल में, है ना। अगर आप जानना चाहते हैं कैसे बंद थे तो जो पिछले वीडियो हैं वो देखिए और जानिए कि ये कैसे बंद थे। 6 साल से बंद थे ये। कौन सी जेल में इनका ज़्यादातर समय गुजरा था? मांडले जेल में बच्चों ये बंद रहे थे। तो आपने आप में ये भी एक उत्तर हो गया कि मांडले जेल कहाँ थी। याद रखना, बर्मा। बर्मा वर्तमान में मतलब म्यांमार, है ना, म्यांमार। कब अलग हुआ था भारत से? तो बच्चों 1937 में आपको आगे पता चलेगा ये भारत से अलग किया गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत, है ना। अच्छा, इसी बात पे एक बात और देखो, जान लो कि दीफू और तिजू 2 ऐसे दर्रे हैं जो हमको बर्मा म्यांमार से जोड़ते हैं। और छोटी छोटी बातें हैं, कटफीस में इनको जानते रहिए। अब तिलक यहाँ से जब छूटे और इन्होंने भारत की वर्तमान परिस्थितियों को बच्चों देखा आकर के, तो वो समय का भारत जो ये छोड़ के गए थे बिल्कुल बदल चुका था। क्योंकि इनके साथ के जो क्रांतिकारी उस समय थे, उग्रवादी थे, अरविंद घोष संन्यास ले चुके थे, लाला लाजपत राय भारत छोड़ के जा चुके थे। तो ऐसी परिस्थितियों में बाल गंगाधर तिलक को जो सर्वोत्तम तरीका दिखा कि कांग्रेस उस समय बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे है और किसी तरीके से यदि कांग्रेस के जरिए ही काम किया जाए तो बेहतर है। लेकिन आपको पता है 1907 के सूरत अधिवेशन से गरम दल और नरम दल तो अलग चल रहे थे, यानी कि तिलक तो कांग्रेस के बाहर थे। तब इन्होंने क्या किया, आकर के मुलाकात की किससे? बच्चों एनी बेसेंट से, है ना।
किससे मुलाकात की? एनी बेसेंट से। वैसे तो बच्चों में एनी बेसेंट के बारे में बता चुके हैं, फिर भी अगर आप जानना चाहें तो जान लीजिए, क्योंकि आपसे कभी भी पूछ सकता है। यह एक आयरिश महिला थी, है ना बच्चों, आयरलैंड की थी, है ना, और कुछ मतलब ना निकाल लेना। आयरिश महिला थी और बच्चों ये 1897 में भारत आई थी, है ना, 1897 में भारत आई थी। बच्चों एक एक लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं यहाँ लिखूँगा वो एक एक लाइन कम से कम 2-2, 3-3 बार परीक्षा में पूछी गई है, तभी लिख रहा हूँ, कुछ भी व्यर्थ नहीं लिखूँगा। आयरिश महिला थी, 1897 में भारत आई थी। किसके थ्रू आई थी? एक सोसाइटी थी बच्चों इनकी, थियोसॉफिकल, है ना। पूरा एक वीडियो बना के इस पे डालेंगे अभी हम कि थियोसॉफिकल क्या था, है ना। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के जरिए ये भारत में आई थी और ये आयरलैंड की थी, तो ये भी इंडियन होम रूल लीग की समर्थक थी। तो तिलक ने मुलाकात की किससे? एनी बेसेंट से। यहाँ लिख देते हैं मुलाकात। और दोनों का बच्चों सम्मिलित विचार क्या बना कि भारत में इंडियन होम रूल लीग, दोनों का सम्मिलित विचार क्या निकला कि भारत में इंडियन होम रूल लीग के जरिए जो है एक ऐसा आंदोलन होना चाहिए जो अंग्रेज़ों से डोमेनियन की मांग करे। डोमेनियन मांगे, जैसा आयरलैंड के पास था, ऑस्ट्रेलिया के पास था, है ना, कनाडा के पास था, इस तरीके का एक डोमेनियन। एनी बेसेंट का कहना था कि जब ब्रिटेन की संसद में लोग बुलाए जाए, यानी जो डोमेनियन वाले देश है वहाँ के सदस्य बुलाए जाएँ, तो उनमें एक मेंबर भारत का भी होना चाहिए, है ना, इस तरह की डोमेनियन की मांग। अब इन दोनों को ही पता था कि ऐसे काम नहीं चलेगा जब तक कांग्रेस सहयोग नहीं करेगी। तो इसके लिए एनी बेसेंट ने होम रूल लीग का विचार, है ना। अब देखो इस पे काम कैसे हुआ। 1915 में यह आंदोलन कांग्रेस के जरिए, यह आंदोलन कांग्रेस अधिवेशन में पास कराने की कोशिश की। इन दोनों ने प्रयास किया कि यह आंदोलन हम लोग न चला के किसके जरिए चलाएं? कांग्रेस के जरिए। कांग्रेस एक नेशनल पार्टी थी। तो 1915 में यह आंदोलन कांग्रेस अधिवेशन में पास करवाना चाहा, है ना, कांग्रेस अधिवेशन में पास करवाना चाहा, लेकिन हुआ नहीं, है ना। ये यहाँ पर 2-3 बातें हैं जो बीच के टॉपिक में 2-3 बातें हैं क्या, कि सबसे पहले याद रखना 1914 में, बच्चों ये चीज़ें मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, आप लोग चाहो तो कहीं हाशिए में लिख लेना। 1914 में एनी बेसेंट ने जो उदारवादी यानी नरम दल के नेता थे उनसे मिलकर ये प्रयास किया था कि गरम दल को भी प्रवेश दे दिया जाए। लेकिन 1914 में बच्चों फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले ऐसे नेता थे जो एकदम ऐसा कह सकते कट्टर नरमपंथी थे, तो इन्होंने इनको प्रवेश दिया नहीं। 1915 में जो कांग्रेस थी वो गरमपंथी लोगों को, यानी जो नरमपंथी लोग थे वो गरमपंथी लोगों को, जैसे बाल गंगाधर तिलक और उनके समर्थक हैं, उनको कांग्रेस में एंट्री देने के लिए राजी हो गए। इतनी सी बात अच्छी हुई कि अब तिलक जो है कांग्रेस के अंदर आ गए। 1916 का जो अधिवेशन हुआ उसमें आपको पता है कि कांग्रेस और लीग ने एक साथ वो जो है अधिवेशन किया था और उसमें गरम दल और नरम दल का एक साथ विलय हो गया था, है ना। तो ये चीज़ बहुत जानने की है। तो 1915 में यह आंदोलन कांग्रेस अधिवेशन में पास कराना चाहा, लेकिन हुआ नहीं, है ना, हुआ नहीं। लेकिन इनको थोड़ी सी सफलता क्या मिल गई कि गरम दल के प्रवेश को अनुमति मिल गई। तो यहाँ पर देखो बच्चों लिखेंगे, परंतु गरम दल के नेताओं को, है बच्चों, गरम दल के नेताओं को प्रवेश की अनुमति मिल गई, है ना, प्रवेश की अनुमति मिल गई। तो ये बच्चों पेपर में प्रश्न आपसे पूछ देता है घुमा के, है ना,
अनुमति मिल गई। अब देखो यहाँ प्रश्न कैसा घुमाएगा बच्चों, आप पूरा याद करते हो उसके बाद भी सही नहीं होता प्रश्न, आयोग को गालियाँ देते हो, कभी किताब वालों को गालियाँ देते हो, तो इन चीज़ों को समझो थोड़ा सीरियसली, है ना। कि जब आपसे पूछ दे कि कांग्रेस ने गर्मपंथी नेताओं को प्रवेश की अनुमति किस अधिवेशन में दी, तो आप झट से टिक कर देते हो 1916 का लखनऊ अधिवेशन। अरे नहीं, अनुमति कब दी थी? 1915 के अधिवेशन में। प्रवेश कब मिला था? 1916 के अधिवेशन में। तो ऐसी बहुत सारी बातें आपको ऐसे मिलती रहेंगी, है ना। तो ऐसा सही कंटेंट चुनना बहुत ज़रूरी है। तो क्या हुआ कि इन नेताओं को अनुमति मिल गई, है ना, राजी हो गए। अनुमति नहीं मिली मतलब राजी हो गए। अब इसके बाद 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, है ना, क्या हुआ? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इसके पहले तो ये जान लो अध्यक्ष कौन रहे थे। इसके बच्चों अध्यक्ष बहुत बार पूछे जा चुके हैं, बहुत अच्छे से याद रखना। इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार, है ना। कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। तो इस अधिवेशन में क्या हुआ कि कांग्रेस में गरम दल का विलय हो गया, लेकिन 16 में भी विलय हो गया। लेकिन 16 में भी क्या हुआ? होम रूल लीग पास नहीं हुआ। होम रूल लीग पास नहीं हुआ। अब यहाँ पर बात ये हुई कि एनी बेसेंट ने कह दिया, देखो एक बच्चों प्रश्न यहाँ और निकल आया बीच में तुरंत, क्या आपसे पूछ दिया जाएगा कि बताइए कि गरम दल और नरम दल को किसने मिलवाया था? तो वो कौन है? एनी बेसेंट है, ठीक है ना। एनी बेसेंट याद रख लेना, ना याद रहे कहीं लिख लेना, है ना। अब क्या हुआ कि होम रूल लीग बच्चों ना तो 15 में पास करवा सके और ना 16 में पास करवा सके। इसलिए क्या हुआ कि इन्होंने अब जो है तिलक व एनी बेसेंट ने निजी स्तर पर, निजी तौर पर, है ना, निजी तौर पर आंदोलन चलाना निश्चित कर लिया। अब इन्होंने कहा कि न कांग्रेस साथ दे, है ना, निश्चित किया। तो अब न कांग्रेस साथ दे तो अपने आप से ही चलाएंगे, समझ रहे हैं ना बात को। तो इसके लिए यहाँ पर देखो मैं बता दूं कि जब तिलक शामिल हुए थे कांग्रेस में, तो तिलक ने तो कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया था कि हम आपसे अलग कोई आंदोलन नहीं चलाएंगे। तो तिलक तो आज़ाद ही थे अपना आंदोलन चलाने के लिए, उन्होंने अप्रैल 1916 में स्टार्ट कर दिया था, है ना। एनी बेसेंट कांग्रेस से कुछ शर्तों पर जुड़ी हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हम आपका वेट करेंगे, अगर आप चलाते हैं हम आपको पहले अवसर दे रहे हैं, आप चलाते हैं तो हम आपके साथ हैं, लेकिन अगर आप नहीं चलाएंगे तो मजबूर होकर हम अपने स्तर से होम रूल लीग का आंदोलन चलाएंगे। तो इसीलिए ये अप्रैल 1916 में स्टार्ट कर दिए थे और एनी बेसेंट सितंबर 1916 में स्टार्ट की थी। अब ये बात क्या थी कि दोनों एक ही आंदोलन चला रहे, एक साथ विचार कर रहे, लेकिन आंदोलन अलग अलग क्यों चला रहे? क्योंकि एनी बेसेंट के जो समर्थक थे उनकी तिलक के समर्थकों से और तिलक के समर्थकों की एनी बेसेंट के समर्थकों से कुछ ठीक बनती नहीं थी। तो इस वजह से दोनों ने क्या किया, अपना अलग अलग चलाया, अलग अलग। और इसके लिए क्या था, टकराव ना हो, दोनों ने बच्चों अलग अलग अपने अपने क्षेत्र निर्धारित किए थे। यथासंभव दोनों ने एक दूसरे का जो है सहयोग किया, विरोध नहीं किया, टकराव नहीं किया। बच्चों बात समझ में आ गई? तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट के बाद जो है हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, है ना, है ना। तो अब जो है इसको बिगाड़ देते हैं, है ना। नोट कर ही लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया, अब इसको आराम से आप लोग जो है लिख लेना, है ना। तो इसको जो है बिगाड़ देते हैं और आगे जो है इसको कर लेते हैं। अभी स्मार्ट बोर्ड का अभाव है ना, तो कोई नहीं, वो भी आएगा, समय समय पे सब होगा, लेकिन कंटेंट ज़रूरी है। ये नहीं कि स्मार्ट बोर्ड नहीं है अब सर के पास तो नहीं पढ़ेंगे, हैं, ऐसा नहीं। कंटेंट अच्छा होना चाहिए, कंटेंट परीक्षा में आएगा, स्मार्ट बोर्ड नहीं आएगा, है ना। तो अब देखो बच्चों क्या हुआ, 1916 में इन लोगों ने अपने अपने स्तर से चलाना चालू किया। तो तिलक ने
अब देखो बच्चों, एक तरफ है तिलक की होम रूल लीग, है ना, एक तरफ क्या है, तिलक की होम रूल लीग है, और दूसरी तरफ क्या है, एनी बेसेंट की होम रूल लीग है ना। दूसरी तरफ क्या है बच्चों, एनी बेसेंट की होम रूल लीग है। दोनों को याद रखना अच्छे से, दोनों में से कोई बिना कंफ्यूजन के, मैं टॉपिक को इस तरीके से सब सारे टॉपिक सेट किया हूँ कि आपको कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, बिल्कुल सीधे सीधे। वो कितना भी ऐसा गोल गोल घुमा के पूछेगा ना, अब ऐसा खट से आंसर उठा लेंगे, ये सही है। तो इन्होंने क्या किया, तिलक ने अपनी होम रूल लीग को अप्रैल 1916, है ना बच्चों, कब, अप्रैल 1916 में इन्होंने स्टार्ट किया, तिलक ने अपनी होम रूल लीग को। और इसके बाद इनका जो क्षेत्र रहा वो था, पहले मुख्यालय जान लेते हैं बच्चों, है ना। इनका जो मुख्यालय था वो बच्चों पुणे में था। इनकी जो होम रूल लीग रही उसका मुख्यालय पुणे में रखा इन्होंने, क्योंकि ये उजरी से वही इनका क्षेत्र ही था, सारे समर्थक इनके वहीं के थे। और इनका जो इसकी ब्रांचें खुली, 6 ब्रांचें थीं। ये बात बच्चों अभी मैंने देखा, ये जो मार्केट की बुक्स हैं इनमें नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप याद रखना कितनी ब्रांचें थीं इनकी, 6 ब्रांचें जो है होम रूल लीग की उस समय थीं, है ना, तिलक की होम रूल लीग की। अब ये जो है कौन कौन से क्षेत्र में थीं तो जान लेते हैं। जैसे इनके जो क्षेत्र थे, आपका कर्नाटक था, है ना, और मध्य प्रांत था। ये कुछ क्षेत्र था इनका, पूरा मध्य प्रांत नहीं, है ना, पश्चिमी मध्य प्रांत था, मध्य प्रांत था, बरार का क्षेत्र था, है ना, और जो है महाराष्ट्र का तो था ही मान लो। तो ये क्षेत्र इनके जो है अंतर्गत आता था। और इनके क्षेत्र के अतिरिक्त जो भी क्षेत्र था वो सब का सब किसका, एनी बेसेंट का होता था। अब देखिए तिलक की होम रूल लीग कब शुरू हुई बच्चा, अप्रैल 1916 में, मुख्यालय पुणे में, 6 ब्रांचें इन क्षेत्रों में। इसके बाद देखिए बाकी की चीज़ें कि इनके अध्यक्ष कौन थे, है ना, इनके अध्यक्ष कौन थे, और दूसरी चीज़ सचिव कौन थे, है ना, 2 चीज़ें, अध्यक्ष कौन थे और सचिव कौन थे। तो देखिए इनके जो अध्यक्ष थे वो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है बच्चों जोसेफ बॉपरिस्टा, है ना। इनके अध्यक्ष कौन थे, जोसेफ बॉपरिस्टा। नाम थोड़ा सा इनका अजीब है लेकिन इतिहास इनका बच्चों बहुत तगड़ा है। जोसेफ बॉपरिस्टा जो है इनके अध्यक्ष थे। और केलकर, NC केलकर, जो केलकर महोदय थे ये बच्चों इनके सचिव हुआ करते थे। ये दोनों ही नाम पूछे जाते हैं। इन दोनों लोगों ने जो है इनके इस आंदोलन में अध्यक्षता की और ये सचिव रहे। अब इसके बाद बात आती है कि इन्होंने अपने इसका प्रचार कैसे किया। तो इसका प्रचार करने के लिए इनको 2 अखबारों का इन्होंने प्रयोग किया था। इनके जो है 2 अखबार थे, 2 समाचार पत्र इनके चलते थे जिनसे इन्होंने पूरे होम रूल लीग का प्रचार किया था। कई बार मैं बता चुका हूँ, एक था बच्चों मराठा और दूसरे का नाम था बच्चों क्या, केसरी। अब जो इसमें भी एक प्रश्न बनता है बच्चों कि मराठा किस भाषा में था और केसरी किस भाषा में था। तो बच्चे गलती क्या कर देते हैं कि मराठा लिखा तो मराठी होगा। नहीं बच्चों, ये था अंग्रेज़ी में और ये केसरी जो है ये था मराठी में, है ना, ये था मराठी में। तो दोनों जो है अलग अलग भाषाओं में थे। इनके जरिए इन्होंने इनका प्रचार किया और इन्होंने जो है जो मांगे रखी उनको देखते हैं कि प्रचार किया। इसके बाद अब देखिए कि आंदोलन की मांग क्या थी। मांग इन्होंने, एक तो वही इनकी बच्चों पुरानी मांग जो इन्होंने सबसे पहले की थी, है ना, मैं नहीं दिख रहा हूँ तो घबराना नहीं, बोर्ड दिख रहा, ठीक है ना, मैं अभी आउट ऑफ फोकस हो जाता हूँ। एक तो इन्होंने स्वराज की मांग की। पहली मांग बच्चों क्या, स्वराज। न समझ में आए तो कौन सा स्वराज मांगा, डोमेनियन, है ना। मैं कई बार स्वराज को परिभाषित कर चुका हूँ कि यहाँ ये लोग जो स्वराज मांग रहे हैं उसका मतलब ये कतई नहीं है कि तुम बाहर चले जाओ, है ना। वो क्या है, स्वराज मांग रहे हैं, डोमेनियन मांग रहे हैं, है ना। डोमेनियन पे पूरा वीडियो बना चुका हूँ। इसके बाद देखिए, और दूसरा क्या कि प्रांतों का भाषाई आधार पे निर्माण,
प्रांतों का, बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ यहाँ, प्रांतों का भाषाई आधार पर निर्माण। ये प्रश्न कई बार पूछ चुके हैं कि सबसे पहले प्रांतों का भाषाई आधार पर निर्माण की मांग किसने की, तो बाल गंगाधर तिलक ने की। सबसे पहले स्वराज की मांग किसने की, तिलक ने की, है ना। तो तिलक कई जगह से जो है इंपॉर्टेंट है, प्रांतों का भाषाई आधार पर निर्माण, ये भी बात तिलक ने मांगी। अपने जो है इस जो वो था इनका आंदोलन था, इसमें इन्होंने ये बातें बच्चों उठाई थी, है ना। अब इधर थोड़ा देख लेते हैं कि एनी बेसेंट ने जो है क्या चीज़ की। अब एनी बेसेंट ने, इनका जो बच्चों मुख्यालय था, इनका ज़्यादातर क्षेत्र वो रहता था अड्यार वाला। उसकी वजह तो आप लोग जानते ही होंगे, है ना। ये उसके थ्रू आई थी ना, थियोसॉफिकल के थ्रू, और थियोसॉफिकल का मुख्यालय जो था वो अड्यार में था। तो इनके ज़्यादातर समर्थक अड्यार क्षेत्र से ही थे। तो वहीं पर ये जमुना दास वगैरह जो लोग थे वो सब यहीं कार्य करते थे। तो एनी बेसेंट की होम रूल लीग का जो मुख्यालय है वो भी बच्चों देखो कहाँ पर बनाया गया, अड्यार में बनाया गया, है ना। अड्यार, मद्रास के समीप ये जगह थी अड्यार। अब इसके बाद इन्होंने, इनके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष बच्चों नाम पूछा जाता है ना, अध्यक्ष थे वो थे जॉर्ज अरुंडेल, है ना। बड़ा ही जो है इन्होंने काम किया है, आज़ादी के बाद भी थोड़ा बहुत इनका नाम देखने को आपको मिलेगा। तो जॉर्ज अरुंडेल जो है इनके अध्यक्ष रहे। अब इन्होंने किससे प्रचार किया अपने जो है इस क्षेत्र का प्रचार करने के लिए, तो बच्चों सबको पता है कि इनके पास भी तो 2 ठो अखबार था ना, तो इन्होंने भी अपने अखबारों से ये प्रचार किया। पहला इनका अखबार था कॉमनवेल, है ना बच्चों, क्या नाम था, कॉमनवेल, है ना। और इनका एक पत्रकार क्या चलता था, न्यू इंडिया। तो इस तरीके से इन्होंने इन दोनों के जरिए प्रचार किया, ठीक है ना। अब इसके आगे की जो कहानी बनती है कि इन्होंने, इनका क्षेत्र कौन सा रहा, तो याद रखना तिलक का क्षेत्र छोड़ के बाकी पूरा भारत, है ना। तो क्या था इनका क्षेत्र, तिलक का क्षेत्र छोड़कर, है ना, छोड़कर पूरा भारत इनका क्षेत्र था, है ना। अब इसके बाद बात आती है कि ये तो वो चीज़ें हो गई बच्चों जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं आंदोलन के दौरान। अब अपनी जरा 2 मिनट बात हो जाए। ये आंदोलन तात्कालिक परिस्थितियों में आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रख रहा है। रीज़न साफ है कि एक तरफ नरमपंथियों ने जहां पूरे तरीके से मदद कर दी है, उसके बाद उनको भरोसा हो गया है कि हमको आज़ादी मिलने वाली नहीं है, वहाँ पर एक संगठन खड़ा होता है, एक आंदोलन खड़ा होता है तो इस तरह की मांग करता है कि हम आज़ादी नहीं मांग रहे हैं, हमको कनाडा की तरह या आयरलैंड की तरह बस क्या चाहिए, एक डोमिनियन का दर्जा चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और ये कहते हैं कि इस तरह से बनने वाला भारत आपकी बेहतर मदद कर सकता है। तो इस तरह से ये आंदोलन वैसे इम्पोर्टेंट रखता है कि अंग्रेज़ों को इनकी बात माननी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ये आंदोलन कैसे बिखर गया इसको समझते हैं कि एक तरफ जहाँ पर तिलक जो थे इनके ऊपर एक आरोप लगा दिया, उस समय के एक अंग्रेज लेखक थे वैलेंटाइन सिरोल। तो वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को बच्चों भारतीय अशांति का जनक कह डाला। अच्छा, इसलिए ये तिलक ने क्या किया, वैलेंटाइन सिरोल के ऊपर मानहानि का दावा करने के लिए ये चले गए। हालांकि आपको एक चीज़ बता दें कि उससे पहले तिलक के ऊपर 7,000 रुपए का एक मुचकला भी लगाया गया था, जुर्माना लगाया गया था, जिससे इनके आंदोलन में तरक्की ही हुई थी, घाटा कुछ नहीं हुआ था, है ना। लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो इसके बारे में बताई जा सकती हैं, लेकिन मैं उनको लेके इसलिए नहीं आता हूं कि वो बातें सिर्फ आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से परेशान ही करेंगी। एक्स्ट्रा डाटा मत डालिए दिमाग में, वो डालिए जो जरूरी है ना। हाँ, तो इस वजह से ये चले गए वैलेंटाइन सिरोल के ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज करने के लिए लंदन। इधर क्या हुआ कि 1919 में जो आया था भारत शासन अधिनियम, उसमें एनी बेसेंट की कुछ मांगें मान ली गई। तो इस वजह से एनी बेसेंट ने भी आत्मसंतुष्टि ले ली, अपनी ही पीठ थपथपा ली कि हाँ मेरी बात मानी गई, और इस तरीके से ये आंदोलन लूज होके ख़त्म हो गया, है ना। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये आंदोलन कैसे ख़त्म हुआ है। तो यहाँ पर इसको बच्चों एक पहले स्क्रीनशॉट कर लो, इसको हटा देते हैं, है ना। कर लिया, इसको जो है पहले हटा देते हैं, है ना, साफ कर देते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जैसे कि अभी आपको एक चीज़ मैंने इसमें नहीं बताई है कि गोपाल कृष्ण गोखले के जो मतलब वो थे समर्थक थे, उनको इसमें प्रवेश की अनुमति नहीं हुआ करती थी,
है ना। और जो एनी बेसेंट का आपका होम रूल लीग था उसमें कुछ एक बहुत जिम्मेदार लोग थे, जैसे जो एनी बेसेंट का होम रूल लीग चल रहा है, इसी में लिखना है ये, तो इसमें जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू, है ना, व जिन्ना इसके सदस्य थे, इनके संगठन के, है ना। चलो ये हो गया। अब इधर देखिए क्या हुआ, वैलेंटाइन सिरोल, बच्चों देखिए ये एक अंग्रेज थे, वैलेंटाइन सिरोल, इन्होंने, सिरोल ने तिलक को, यानी बच्चों बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कह दिया, है ना। अब देखो इसके अंदर नहीं जानना कि क्यों कह दिया, है ना, क्योंकि आपको जो है न तो अरस्तू बनना है और ना आईएएस वाला बाबा बनना है, आपको परीक्षा पास करनी है। अगर इन सब मैं बहुत दौड़ा इन चीज़ों के चक्कर में, तो ये वैलेंटाइन सिरोल ने क्यों कह दिया, तो मान आने का दावा करने क्यों चले गए, और पलटो दुनिया की किताब है, और उसके बाद क्या आज आपको पढ़ा रहे हैं। अनुभव तो मिलता है लेकिन नौकरी नहीं मिलती है, इसलिए सटीक पढ़ो बस। वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कह दिया। हाँ, ये बात जो मैंने बताई है ना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ उतना पढ़िए जितना आपके लिए ज़रूरी है। परीक्षा के लिए रणनीति बनाई जाती है, परीक्षा के लिए अरस्तू नहीं बना जाता है ना। प्रोफेसर की तैयारी नहीं कर रहे हैं आप लोग। हाँ, मैंने वो जो गलती कर दी, कोई मुझे शायद उस समय पे ऐसा रोकने वाला नहीं था कि आप ऐसा मत करो। यकीन मानिए बच्चों, मैंने अपनी तैयारी के टाइम पे 18 घंटे पढ़ाई किया है, 12 घंटे पढ़ाई किया है। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली 18 घंटे बैठे, लेकिन हाँ कुछ दिन ऐसे भी आए हैं जब थोड़ा बहुत इधर उधर करके 18 घंटे निकाले हैं। लेकिन उन 18 घंटों में मेहनत बहुत सारी, परिणाम थोड़ा। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ते चले गए। कि जो एक मैं आपको घटना बताऊं कि एक घटना कही जाती है कि जब जो है जहांगीर ने पहली बार नूरजहां को एक त्यौहार पर देखा था, जब वो गया तो बच्चों मेरा दिमाग इतनी बात फैल गया कि वो बुर्का नहीं पहने थी क्या, कैसे देखा। और इस बात के पीछे यकीन मानिए मैंने 4 किताबें पूरी पढ़ी सिर्फ ये जानने के लिए कि नूरजहां ने वहाँ बुर्का क्यों नहीं पहना था, या पहना था तो उसने देखा कैसे। तो ऐसी चीज़ों के पीछे नहीं दौड़ना है कि ऐसा क्यों हुआ, कहाँ हुआ, है ना। अपने काम से काम, ऐसा हुआ था, आयोग इसको सही मानना, बात खत्म। तो भारतीय अशांति का जनक कह दिया। और यहाँ से ये चले गए, तिलक इन पर मानहानि का दावा करने, लंदन चले गए, है ना। तो ये तो चले गए, इस तरीके से तिलक का होम रूल लीग कमज़ोर पड़ गया। और इधर एनी बेसेंट का क्या हुआ कि 1919 के भारत शासन अधिनियम में, है ना, ये एक नियम आया था, अभी आपको पूरा ये पढ़ाएंगे अगले वीडियो में। भारत शासन अधिनियम में कुछ मांगे मान ली गई, भारत शासन अधिनियम में कुछ बातें मान ली गई, शिक्षा वगैरह की, ऐसा नहीं कि कोई वैसी बड़ी बात नहीं, छोटी छोटी बिल्कुल मामूली मान ली गई। तो इससे क्या हुआ, जो बातें मान ली गई तो इन्होंने अपनी पीठ थपथपा डाली। इससे क्या हुआ, एनी बेसेंट ने अपना आंदोलन सफल कह दिया। एनी बेसेंट ने क्या कह दिया, मेरा आंदोलन सफल रहा। एनी बेसेंट ने अपना आंदोलन सफल कह दिया। और इस प्रकार से ये जो इंडियन होम रूल लीग है ये 1919 के बाद बेअसर दिखाई देने लगता है। ठीक है ना। अब हम लोगों का जो है ये इंडियन होम रूल लीग हो गया। अब हम अगला टॉपिक क्या देखेंगे, हमारा अगला टॉपिक होगा बच्चों रॉलेट एक्ट क्या था, है ना। वैसे पढ़ाना तो इसी जगह रॉलेट एक्ट था, मैंने पिछले वीडियो में बोला भी था कि रॉलेट एक्ट पढ़ाऊंगा, लेकिन ये हो गया। अब इसके साथ ही बच्चों कल से, है ना, कल से ही स्टैटिक जीके की क्लास मिलेगी आप लोगों को। तो आप लोग स्टैटिक जीके के लिए तैयार रहिए। करेंट और स्टैटिक जीके, अगर यूपीएसआई का करना है आपको तैयारी, या कोई भी जैसे आरओ एआरओ का पेपर आया हुआ है, इन सब की तैयारी करनी है तो करंट बच्चों बहुत ज़रूरी है। और करंट कैसे पढ़नी चाहिए ये कल से आप लोग देखेंगे, है ना। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, है ना।